गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 15 नीलकंठ के बारे में समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेखिका अपने अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और ड्राइवर को उसी ओर चलने को आदेश दिया। यानी उसे चिड़िया और खरगोशों का ध्यान आया कि दुकान का, तो वो उधर की साइड चली। वहाँ जाकर उसने ड्राइवर को रुकने का संदेश दिया और वहाँ दुकान वाले से मोर के बच्चों के बारे में पूछा। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। यानी दुकान वाला बोलता है कि मेरे सीने में इंसान का दिल है, मैं इनको कैसे उसको दे सकता था। टालने के लिए मैंने कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह रोजगार खराब है, बस पकड़ो मारो। लेखिका ने पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? उसने एक पिंजड़े की तरफ इशारा किया तो वे मोर के बच्चे तीतर के बच्चों के समान लग रहे थे। तीतर के बच्चों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, मीन्स छोटा था, कि दोनों जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। दुकान वाला मोलभाव करने लगा। फिर लेखिका ने 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 दुकान वाले के ईमान के नाम के दे दिए और उन्हें अपने घर ले आए। तो घर पहुंचने के पर सब कहने लगे कि तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई और मैंने कहा कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं। बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्हें और जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ नहीं रखा। लेखिका उन्हें अपने कमरे में ले आई और उन्हें कमरे में खुला छोड़ दिया। वे उस कमरे में खूब आराम से खेलते कूदते। लेखिका कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखती, क्योंकि चित्रा नाम की एक बिल्ली थी, वह इनका पता लगा सकती थी। वैसे वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ये अपरिचित थे, तो पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐसे कह रहे मेरे मेज पर अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए ऐसे ही हो कही जाएगी। जब लेखिका के कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में हो गया, तो लेखिका ने बड़ी कठिनाई से दोनों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया, जहां जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक था। जैसे घर में कोई नया आता है, नववधू आती है तो उसका वेलकम होता है, तो उसी तरह से उन्होंने भी उन दोनों का स्वागत किया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे और उनका कायाकल्प वैसा ही हो गया, क्रमशः रंगमय था, जैसे इल्ली से तितली बना। यानी छोटे से जब बड़ा बन जाते हैं तो मोर के सिर की कलगी और सघन जैसे ऊंची और चमकीली हो गई, उसकी चोंच पैनी हो गई, आँख में इंद्रनी की नीलाभ द्युति होती है चमक झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, यानी उसकी जो गर्दन थी वो नीली हरी भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। उनका जो कायाकल्प था वो सब कुछ पूरा चेंज हो गया था और वो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल गलगी पंखों की
श्याम श्वेत, पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के सभी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था, यानी वह वहाँ जो जीव जंतु रहते थे वह उनका संरक्षक हो गया था, संरक्षक जो किसी की रक्षा करता है। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहारों से चोंच के प्रहारों से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंतक्रंदन न करने लगते यानी छोड़ने में, और उन्हें अधर में लटकाए रखता, यानी उनकी चोंच से उनका कर्णभेद का संस्कार भी हो जाता था और वह वहाँ जो जीव जंतु रहते थे उनकी रक्षा भी करता था। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुँच गया और सभी जीव जंतुओं को भगाकर इधर उधर छिप गया। केवल एक छोटा बच्चा खरगोश सांप को की पकड़ में आ गया। सांप ने खरगोश के बच्चे को निगलने का प्रयास किया तो खरगोश के बच्चे का आधा पिछला शरीर उसके मुंह में रह गया और जो हिस्सा बाहर था वह उससे शोर मचाने लगा। उस नीलकंठ ऊपर झूले में सो रहा था। उसने खरगोश के बच्चे की आवाज़ सुनी और वहाँ उसके पास उसी की रक्षा करने के लिए आने लगा और सांप के फन पर जोर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता था। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। कौन अधमरा हो गया था? सांप। और उसकी पकड़ ढीली हो गई और खरगोश का बच्चा उसके मुंह से छूट गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका उसकी आवाज़ को बोलते हैं से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। जब नीलकंठ ने सांप के 2 खंड यानी 2 टुकड़े कर चुका था, खरगोश के बच्चे के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख उष्णता देता रहा, उसे गर्मी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ आ गया। मयूर मीन्स मोर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, यानी वो हिंसक नहीं है, वो रक्षा करने वाला कला प्रिय है, वीर है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु प्रिय लगती थी। मिस नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा थी। वह उसमें काफ़ी आनंद लेते थे। जब एक बार लेखिका फिर से आ रही थी तो उन्हें एक मोरनी फिर मिली, वह भी उसी बड़े मियाँ की दुकान पर। तो वह वहाँ से उसे ले आई। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। घर लाकर उसने उसे भी पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह धूप जैसे पंजों को डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी। चोंच से मार कर वह राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच दिए। वह
किसी से भी मित्रता नहीं करती थी और कोई भी जीव जंतु उसका मित्र नहीं था। वह नीलकंठ के समीप जाने वाले सभी जंतुओं को मार मार कर भगा देती थी और राधा को भी, और नीलकंठ भी उसे पसंद नहीं करता था। कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। यानी नीलकंठ भी राधा से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन कुब्जा उसके पास किसी को नहीं आने देती थी और राधा के अंडों को भी उसने तोड़ दिया था। कई बार वह जालीघर के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 महीने के बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। नीलकंठ के न रहने पर राधा निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली यानी अल्सेशियन कुत्तियाँ थी सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाली पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। ओके बेटा।